गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है दादी माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। पाठ पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को जलालपुर गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 को हुई। डॉक्टर शिव प्रसाद 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया इन्हें। इनके विकास में उनकी दादी माँ, पिता और माँ का विशेष योगदान रहा। दादी माँ की अक्षुण्ण स्मृति अंत तक उन्हें रही और यह उसी का प्रभाव था कि उनकी पहली कहानी भी दादी माँ थी, जिससे हिंदी कहानी को नया आयाम मिला और यही वह पहली कहानी थी जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त होता है। आंचलिक कहानी उसे कहते हैं जिसमें स्थान विशेष के वातावरण, रहन सहन, भाषा आदि का प्रभाव पड़ता है और वहाँ की जो बोली होती है उसके शब्दों का भी उसमें समावेश होता है। तो कहानी के बारे में, तो ये जो कहानी है वो एक स्मरण है, याद है उनकी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की, उनकी दादी माँ को लेकर। तो इसे संस्मरणात्मक कहानी भी कह सकते हैं, जिसमें लेखक अपनी दादी से जुड़ी हुई बातें याद करते हैं। उन्हें अपने बड़े भाई से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें दादी माँ के निधन का समाचार है और उसे पढ़ते हुए वो पुरानी अपनी यादों में जो दादी माँ से जुड़ी हुई है उनमें खो जाते हैं। यहाँ पर कई जगह आंचलिक शब्द, क्योंकि ये आंचलिक कहानी का भी है, इसीलिए वहाँ के जो ग्रामीण परिवेश है उसके जो बोलचाल के शब्द हैं उनका शब्दों का भी इस कहानी में प्रयोग हुआ है। तो जहाँ जहाँ शब्द आते जाएंगे कहानी में, मैं आपको समझाती जाऊंगी। कमजोरी ही नहीं अपनी, पर यह सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक जो है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, वो अपनी दादी माँ को याद करते हुए जो उनके साथ होता है वो याद कर रहे हैं। वो हॉस्टल में रहते हैं, अपने घर से दूर हैं, तो वहाँ पर उनको अपने बड़े भाई का पत्र मिलता है जिसमें सूचना होती है कि उनकी दादी माँ का निधन हो गया। तो पत्र पढ़ते समय या उसके बाद में वो फिर से उन यादों में खो जाते हैं और अपने उन दिनों को याद करते हैं। तो वो अपने बारे में बताते हैं कि किस तरह का उनका नेचर है, किस प्रकृति है, उनके स्वभाव कैसा है। तो वो बताते हैं कि वो घर से दूर रहते हैं और हमेशा परिवार के साथ रहे हैं, तो उन्हें ये कमी परिवार की बहुत अखरती है। और भले ही उनके मित्र उन्हें सामने तो उन्हें खुश करने के लिए कि जल्दी छुट्टियां आने वाली है, तब फिर हम वापस से जब छुट्टियां होगी तो घर पे जा सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे सामने तो उनको तसल्ली देते हैं, लेकिन जब वो सामने नहीं होते तो उनके पीठ पीछे उनको कमज़ोर और थोड़ी सी भी जब कठिनाई होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो बहुत जल्दी घबरा जाने वाला मानते हैं उन्हें और ऐसा कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं उनकी जो लेखक है उनके पीठ पीछे। तो लेखक कहते हैं कि जरा सी भी जब कोई कठिनाई होती है, कोई भी परेशानी उनके सामने आती है, भले ही कितने ही साल हो गए हैं, कितना ही बड़ा मैं हो गया हूँ, 20 सर्दी, गर्मी, बरसात देखने के बाद, यानी कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी छोटी सी भी परेशानी ही सामने आए तो मैं घबरा जाता हूँ। सदा मन परेशानी की वजह से, सदा नहीं तो कभी कभी मैं घबरा जाता हूँ, अनमना हो जाता हूँ। और जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके मित्र हैं, वो वैसे तो उनके सामने अच्छे से बात करते हैं, उनको प्रसन्न रखने के लिए अच्छी बातें करते हैं, उनको छुट्टी की सूचना देते हैं कि कब छुट्टियाँ होने वाली है, लेकिन पीठ पीछे उनके लिए बोलते हैं कि वो बहुत ही कमज़ोर है और ज़रा सी भी परेशानी हो तो वो घबरा जाते हैं, ऐसा कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। और जब जो लेखक है उन्हें पता चलता है कि उनके मित्र इस तरह उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि ठीक है, मैं पुरानी बातों को नहीं सोचूंगा, अपने जो अच्छे दिन बिताए हैं या जो मुझे प्रसन्नता देती है या दुखी करती है बातें, उनको मैं नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर भी
सोचने से होता भी क्या है वैसे भी, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन ऐसा मन को कठोर करने के बाद में भी वो कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने शरद यानी कि जो सर्दी है उसकी शीतल जो किरणें होती हैं उसके समान किसी की शीतल सी किसी की धुंधली छाया नाच उठती है आंखों के सामने। जब भी मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, अपने बचपन को याद करता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति की छाया या ऐसा व्यक्ति मुझे अपनी आंखों के सामने या इस तरह से दिखाई देता है, जो कि बहुत ही, जिसका स्वभाव भी शीतल है, या जिनकी जो छवि है या जो प्रतिमूर्ति है या जो व्यक्ति खुद बहुत ही शीतल प्रवृत्ति वाला है। और शीतल जो सर्दी की ऋतु की ठंडी हवा होती है उसके जैसा, या उसके जो चंद्रमा होता है उसकी किरणें जो शीतल होती हैं उसके जैसे साफ और स्वच्छ छवि वाली प्रतिमूर्ति या व्यक्ति की छवि उनके सामने या उनकी छाया उनके सामने नाचने लगती है या उन्हें दिखाई देने लगती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अघन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। आगे लेखक कह रहे हैं कि क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार हिंदी जो हमारा माह है उनका नाम, उसमें से एक का नाम है हिंदी महीनों में से, और ये समय होता है जब बारिश बरस जाती है। उसके बाद के जो महीने होते हैं जब पूरा बारिश का पानी सूखता भी नहीं है, थोड़ा बहुत कई जगहों पर भरा रहता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर का जो समय होता है वो आश्विन माह के नाम से इसे जानते हैं, और जो साधारण बोलचाल की भाषा में इसे क्वार के नाम से जानते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, और खुद को उन्हीं दिनों में वो महसूस करते हैं और सोचते हैं कि अभी ऐसे लग रहा है जैसे क्वार महीना चल रहा है, अश्विन महीना चल रहा है, और जो मेरा गांव है उसके चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। यानी कि बारिश तो बंद हो गई, लेकिन फिर भी जो जगह जगह पानी भरा हुआ है वो अभी भी वहाँ देखा जा सकता है। और दूर के जो सिवान है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, बहकर आता है, वहाँ से बहकर मोथा, साई, घेवर और बन प्याज, ये जंगली घासें होती हैं, उनके जो बरसात में ज़्यादातर उगती है ये, तो बारिश के बाद में वहाँ से बहकर आ गई है जगह जगह की। और घासों के जो बीज है, ये जो अलग अलग घासें हैं, उनके बीज सूरज की गर्मी से खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। आपने भी देखा होगा जब बारिश के बाद पानी जब भर जाता है और जब गर्मी पड़ने लगती है, वापस से धूप होती है, तो जो पानी होता है बारिश का गर्म होने लगता है वो धूप से, और उसमें जो फंगस या कीटाणु या जो भी शैवाल कवक वगैरह हो जाती है, और आसपास की जो घास वगैरह होती है वो उसमें गलने लगती है, और वो अलग सी उनकी गंध देने लगता है फिर वो सूखा वो पानी, बारिश का पानी। तो उसी तरह की गंध उन्हें महसूस हो रही है। रास्तों में क्योंकि बारिश हुए बहुत दिन हो गए तो कीचड़ जो था वो सूख गया है, और गांव के जो लड़के हैं वो किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो जगह जगह जो पानी भरा हुआ है जलाशयों में, खड्डों में, वहाँ पर जो गांव के बच्चे हैं वो उनमें धमाके से कूदकर मस्ती कर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, यानी जितने तरह के मौसम होते हैं उनकी अपनी विशेषताएं होती है। जैसे आषाढ़ जो गर्मी का मौसम है उसमें आम और जामुन मिलते हैं, जामुन आते हैं, उन फलों का मौसम होता है वो। लेकिन भले ही आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं। अगहन
बोलते हैं, जिसे मार्गशीर्ष के नाम से जानते हैं। और ये समय अंग्रेजी महीने में नवंबर दिसंबर के बीच का समय होता है। उस समय में जब ठंडक होती है तो चिवड़ा और गुड़ न मिले तो भी दुख नहीं। चैत्र यानी कि चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो भी अफसोस नहीं, क्योंकि होली के आसपास का समय होता है। लेकिन क्वार के दिनों में, यानी जो आश्विन माह है, जब बरसात के बाद का जो गर्मी सा दिन होते हैं और जो बारिश का पानी भरा होता है, उसमें उन दिनों में अगर आप गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो लेखक उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि अगर भले ही हर मौसम में अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं और उनके अनुसार जो उनकी विशेषता होती है या जो उनमें फल या जो विशेष अनाज उस समय होता है वो अगर नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्वार का जो महीना है, आश्विन मंथ जो है माह है, उसमें अगर जो बारिश का भरा हुआ पानी है जगह जगह पर गंधपूर्ण होता है, वो अलग अलग घास के बीज उसमें सड़ते रहते हैं, उस झाग भरे जल में अगर कूदना ना हो तो बहुत ही बुरा लगता है। मैं भीतर ही भीतर हुड़क रहा था, यानी भीतर ही भीतर झुंझला रहा था, गुस्सा हो रहा था, क्योंकि 1-2 दिन ही तो कूद सका था उस पानी में और उसकी वजह से बीमार हो गया। तो लेखक कहते हैं कि वो बीमारी भी मुझे अच्छी लगती है जब हल्का हल्का सा बुखार होता है, सिर में भी थोड़ा सा दर्द होता है और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, एक तरह का खाद्यान्न है, वो मिलता है और हल्का हल्का सा बुखार होता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बड़े होने के बाद और जब वो शहर में आ गए, वहाँ गांव में नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह का जो अपनों के साथ में उन्हें खुशी मिलती थी या प्रसन्नता होती थी, अपनों का साथ अच्छा लगता था बुखार में या बीमार होने पर, वो वहाँ पर नहीं था। उन्हें बुखार जब आया तो चढ़ता ही चला गया, तेज़ होता ही गया। बहुत उन्होंने रजाई ओढ़ी ठंड की वजह से, लेकिन फिर भी रात को 12 बजे तक जाकर उनका बुखार उतरा। आगे, दिन में मैं चादर लपेट सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो आगे लेखक इस बारे में कह रहे हैं कि जब उन्हें बुखार आया तो वो चादर लपेट कर सो रहे थे। जब वो छोटे थे, अपने गांव में थे, उस समय जब उस झाग भरे पानी में 1-2 दिन नहाने की वजह से उन्हें बुखार आ गया, तो उसके बाद वो घर पे आराम कर रहे थे, चादर लपेट कर सोए हुए थे, तभी उनकी दादी माँ आई, शायद उसी झाग भरे जल में वो नहाकर आई थी। उनके बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि वो दुबले पतले शरीर वाली, लेकिन स्नेह जैसे उनके शरीर से टपक रहा हो, यानी बहुत ही स्नेह करने वाली परिवार से, लोगों से, ऐसी दादी माँ है जो कि सफ़ेद किनारी हीन धोती पहनी उन्होंने, जिसकी कोई किनारी नहीं है, सफ़ेद रंग की साड़ी, धोती कहते हैं साड़ी को, तो वो उन्होंने पहन रखी है और उनके बाल भी सफ़ेद है और ऐसे लग रहा है कि जैसे जो उनके बाल हैं वो सन एक तरह का सूत धागा रेशा होता है, तो इस तरह से उनके बाल लग रहे हैं और उनमें से, क्योंकि वो अभी नहा कर आई है तो उनके बालों से पानी टपक रहा है, तो जल सद्य टपकते हुए जल की शीतलता उनके बालों से महसूस की जा सकती है। आते ही उन्होंने लेखक के सर और पेट को छुआ और अपने जो पल्लू है, आंचल है, उसकी गांठ को खोलकर अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, यानी कि एक तरह की वो मिट्टी कहीं से लेकर आई थी, वो उनके मुंह में डाली और माथे और पेट पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी वो उन्हें पंखा झलती, यानी पंखे से हवा करती, कभी जब लेखक के हाथ पैर जलते बुखार की वजह से तो उन्हें कपड़े से सहलाती, सर पर कभी कभी दालचीनी का लेप करती और दिन में कई बार, 20 बार मतलब कई बार छूकर उनके ज्वर यानी बुखार का अनुमान करती कि
कम हुआ या कैसा है, कम हो ज़्यादा तो नहीं है, ये चीज़ छूकर उन्हें दिखती। हांडी में पानी आया कि नहीं, यानी कि हांडी जिसमें खाना बनाया जाता है गाँव में, उसमें पानी आना मतलब कि पानी का उबाल आया है कि नहीं, उसे पीपल की जो छाल है उसमें छौंक लगाया है या नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिली या नहीं। ऐसे बहुत से वो प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जब तक कोई बीमार होता घर में तो उसकी पूरी तरह से देखभाल दादी माँ करती और इस तरह के प्रश्न करके उसकी जो बीमार है उसकी देखभाल करती कि घर वाले भी परेशान हो जाते। आगे, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो दादी माँ के बारे में लेखक आगे कहते हैं कि जो दादी माँ है उन्हें गवई गांव यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, वहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र के लेवल पर या उस स्तर पर जो दवाइयाँ होती हैं उनके 50 किस्म यानी कि बहुत सी किस्मों के नाम, बहुत सी तरीके की दवाओं के नाम उन्हें याद है। गांव में भी अगर कोई बीमार हो जाते तो वो उनके पास पहुंच जाती और जिस तरह से लेखक का ध्यान रख रही थी उसी तरह वहाँ पर भी दादी माँ ऐसे ही करती। बार बार हाथ छूकर, माथा छूकर या पेट छूकर देखना कि बुखार है या नहीं, कितना क्या है, ये सब चीज़ें वो छूकर देखकर बताती। और उसके बाद भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। भूत यानी कि जो भूत प्रेत की बाधा होती है वो है, या फिर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, ये सब एक तरह की बीमारियां हैं जिनका नाम क्षेत्रीय जो आंचलिक नाम है उनका रखा गया है, इनका नाम। तो कौन सी बीमारी है ये पूरे विश्वास और अनुमान से विश्वास के साथ बताती कि जो भी व्यक्ति बीमार है उसे क्या परेशानी है। महामारी और विषुचिका, जो भी प्लेग की जो बीमारी है या हैजा जिसे बोलते हैं, तो इन महामारियों को के नाम से जाना जाता है इन्हें। तो उन दिनों में जब गाँव में बहुत बड़ी मात्रा में ये फैलता था तो उन दिनों रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग यानी कि लौंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुग्गल और धूप, ये हमेशा का उनका नियम होता था। सफाई कोई उनसे सीख ले, जितनी साफ़ सफाई दादी माँ रखती थी, अगर वाकई किसी को रखना है सफाई तो उनसे सीखे, वो इतनी ज़्यादा सफाई पसंद थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती थी। यानी दवाई देने में अगर किसी को देर, बुखार या कोई बीमार है और उसको समय पर दवाई नहीं दी तो वो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। मिश्री और शहद जो कि दवाई के साथ दी जाती है वो ख़त्म हो जाती तो भी वो बहुत गुस्सा होती। चादर या गिलाफ कहते हैं, तकिए के जो कवर होते हैं उन्हें, वो अगर नहीं बदले जाते बीमार के तो भी उन्हें बहुत गुस्सा आता था। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेखक अभी वर्तमान के बारे में बता रहा है कि मैं अब भी बीमार होता हूँ, लेकिन उस तरह में जो होता था बचपन में जब बुखार था, दादी माँ इतना ध्यान रखती थी, वैसा अब नहीं होता। अब तो चूँकि बड़ा भी हो गया हूँ और परिवार से दूर हूँ, इसलिए जो नौकर है वो पानी दे जाता है और जो खाने बनाने वाले जो खाना बनाता है मैस महाराज, वो अपने मन से खिचड़ी या साबूत पकाकर दे देता है और डॉक्टर आकर नाड़ी देख जाते हैं। जैसे पहले दादी माँ छूकर देखती थी वैसा अब नहीं होता, बल्कि डॉक्टर आकर नाड़ी यानी कि नब्ज़ जो होती है वो देखकर कुनैन की जो मिक्सचर होती है, दवाई होती है, वो दे जाता है, जिसकी इतनी कड़वी होती है वो कि उसकी कड़वाहट के डर की वजह से बुखार भी भाग जाता है। पर ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता, यानी अब वो इस तरह का बीमार होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेखक को।